वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। मैं ग्राम विकास अधिकारी निशित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने छोटे से चैनल पर। उम्मीद करता हूं होली की छुट्टियों का आप बिल्कुल अच्छे से लाभ उठा रहे होंगे। होली तो कल हो गई, अब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी होगी। तो उसी क्रम में हम जो है आज एक नया टॉपिक पंचायती राज का डिस्कस करेंगे, जो कि है 15वां केंद्रीय वित्त और 5वां राज्य वित्त। ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल आपके एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही, आप भाई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इसके अलावा जब आप फील्ड में भी आ जाओगे तो ये आपको ट्रेनिंग में भी बताया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे ना, तो ट्रेनिंग में भी ये आपको पढ़ाया जाएगा। और ना केवल ट्रेनिंग में, जब आप नौकरी में आ जाओगे और जब आप योजनाएं तैयार करोगे गांव के विकास के लिए, उनके लिए पेमेंट करोगे, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगे है ना, तो कृपया करके चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग। मैं आपको देखिए पहले भी लेक्चर्स में कई बार बता चुका हूँ कि जब भी पंचायत की बात आती है तो पंचायत में काम कराने के लिए हमें ज़रूरत होती है फंड की, यानी हमें चाहिए पैसा, ठीक है। तो पैसे के लिए इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है कि हमारे पास पैसे के मेनली दो सोर्स हैं, ठीक है। पहला है केंद्र और दूसरा है राज्य। इसीलिए आज के टॉपिक में हम लोग केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त दोनों की चर्चा करेंगे। उससे पहले इसकी कुछ भूमिका है जिसको आप यहाँ देख लीजिए। 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतों में केंद्र एवं राज्य सरकार की शुद्ध आय का कुछ प्रतिशत ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में हस्तांतरित किए जाने की संस्तुति की गई। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, तो उसमें यह कहा गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपनी आय का कुछ हिस्सा जो लोकल गवर्नेंस बॉडी हैं उनको ट्रांसफ़र करे। ये जरूरी चीज़ है ना। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त आयोग, ये तो पहले से ही चल रहा था, है ना। तो केंद्रीय वित्त आयोग तथा प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हुए हर 5 वर्ष पर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना, पेपर में ये आ सकती है, ठीक है। तो हर 5 वर्ष पर आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुसार पंचायतों को अनुदान धनराशि, जिसे हम ग्रांट कहते हैं, ये दी जाती है। वर्तमान में 15वां केंद्रीय वित्त आयोग तथा प्रदेश में 5वां राज्य वित्त आयोग प्रचलित है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए अभी यूपी में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो आप इसका आंसर करोगे 5वां, और केंद्र में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है तो आप आंसर करोगे 15वां। दोनों मिलते जुलते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। अब हम एक एक करके दोनों की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे केंद्रीय वित्त आयोग की, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की। इसको बहुत बार शॉर्ट में आप देखोगे तो इस तरीके से लिख देते हैं CFC। तो CFC का मतलब क्या है? सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। इसको लिख देते हैं SFC यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन। ध्यान रखना, ये इस्तेमाल हो जाते हैं बहुत बार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 15वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों के साथ जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत को भी धनराशि दिए जाने की व्यवस्था की गई है। यानी पंचायतों को भी पैसा मिलेगा, इसके अलावा क्षेत्र पंचायतों को भी मिलेगा और जिला पंचायतों को भी मिलेगा। हालांकि मैं बिल्कुल आपसे स्पष्ट कर दूं कि पैसा तीनों को मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा ग्राम पंचायतों को ही मिलेगा। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कलर चेंज करना है, ठीक है, ओके। तो इसमें जो पैसा मिलेगा ना, वो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों को ही अलॉट किया जाएगा, सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो है क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को मिलेगा। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, 70:15:15। यानी 70, अगर 100 रुपये आया तो 70 रुपया मिलेगा ग्राम पंचायत को, 15 रुपये क्षेत्र पंचायत को, 15 रुपये जिला पंचायत को। इस तरीके से है, इसको आप ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जरा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की अंतरिम संस्तुति के आधार पर पंचायतों को आवंटित की जाने वाली धनराशि हेतु
50% टाइड ग्रांट तथा 50% अनटाइड ग्रांट के रूप में अवमुक्त एवं व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया था। ये जो है 20-21 का है, ठीक है। लेकिन हाँ चलो ठीक है, आगे देखते हैं। किया गया था 15वें वित्त आयोग की अंतिम संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 21 से 26 के लिए पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन, ये पूरा लिखा हुआ है, के द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित करते हुए उसके व्यय के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ये देखिए, ये पूरा जो है शासनादेश संख्या है। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी आप एज अ VPO काम करोगे ना पंचायत में, तो सारे के सारे काम शासनादेश के अनुसार ही होने चाहिए आपके, ठीक है। कोई भी काम आपको अपनी अकल लगा के नहीं करना है, जितना सरकार ने आदेश दिया है उतना ही करना है, ये बात समझ लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम करने से आप ये सोचो आप जो है बहुत अच्छे जो है कर्मचारी अधिकारी कहलाओगे, ऐसा नहीं है। आपको बस उतना ही करना है जितना शासनादेश में कहा गया है। बिल्कुल ये बात आप समझ लो। अभी आप नौकरी में नहीं हो, जब आप नौकरी में आ जाओगे तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पहले ये कहा गया था 20-21 में कि 50% करो टाइड और 50% करो अनटाइड, लेकिन बाद में इसमें चेंज हुआ। और अब जो स्थिति है वो स्थिति क्या है? वो स्थिति ये है भाई कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में अब 60-40 कर दिया गया है, जिसमें 40% होगा अनटाइड ग्रांट, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये अनटाइड ग्रांट ग्रामीण निकायों को 11वीं अनुसूची के सूचीबद्ध 29 विषयों की आवश्यकताओं पर व्यय करने के लिए निर्देश दिए गए। अब मैं उस दिन मैं एक कमेंट देख रहा था, लोग कह रहे थे कि सर हमने कहीं पढ़ा था, पता नहीं कोई पब्लिकेशन होगा, उसने कहीं छाप दिया है कि 29 में से कितने विषय पंचायतों को ट्रांसफर कर दिए गए यूपी में। अरे भैया कुछ ट्रांसफर नहीं, 29 के 29 विषय हैं, इसमें ट्रांसफर करने वाली क्या बात है यार। 29 के 29 विषय पर आज के समय में पंचायती राज विभाग काम कर रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं 29 के 29 विषयों पर। तो ये मत सोचना कि 29 में से 15 हो गए, 16 हो गए, वो कुछ कमेंट कर रहा था विद्यार्थी। तो ध्यान रखना, अब जितना भी पैसा आएगा वो 2 भागों में बटा हुआ होगा, 40 और 60, ठीक है। ये 40 क्या है? ये 40 अनटाइड है, ठीक है, जो ग्रामीण निकायों की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर खर्च करने के लिए दिया गया है। यानी ये 40% पैसा आप जो भी 29 विषय हैं उनमें से किसी पर भी खर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां माने वहां खर्च कर दो। अब ऐसा नहीं जहां माने वहां खर्च कर दो फिर तो आप ये कहोगे मैं अपने घर में स्विमिंग पूल बनवाऊंगा, ऐसा नहीं। जो 29 विषय पंचायतों के हैं उनमें से आप कहीं भी खर्च कर सकते हो। ये भी इसमें नियम बनाया गया है कि ये जो 40% पैसा होगा, इस धनराशि से किसी का वेतन और स्थापना व्यय नहीं लिया जा सकता। वेतन मतलब तो देखो पंचायतों में बहुत सारा वेतन दिया जाता है ना। जैसे प्रधान जी का वेतन होता है 5,000 रुपये महीना। इसके अलावा जो हमारे सदस्य होते हैं उनका भी वेतन होता है। वेतन क्या होता है? मानदेय होता है 100 रुपया प्रति बैठक, तो साल में 1200 रुपये मिलते हैं उन्हें, उनको भी देना होता है। इसके अलावा जो हमारे पंचायत सहायक होते हैं, जिन्हें हमारे डिपार्टमेंट में PS कहा जाता है, तो PS यानी पंचायत सहायक का वेतन भी जो है इसी से दिया जाता है। केयर टेकर का तो समूह से जाता है, लेकिन कुल मिला के बहुत सारा वेतन जो होता है, तो वो वेतन जो है इससे नहीं दिया जा सकता। तो आपको देखो ये भी पता होना चाहिए किस ग्रांट से पैसा कहाँ खर्च करना है। अब आपने अगर मान लो ये 40% से वेतन दे दिया है ना, तो आप कहोगे भाई पैसे ही तो है, चाहे हम इस 60% से दें, चाहे हम 40% से दें, चाहे इस 60 से दे दें। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने ये वेतन 60% की जगह 40% से दे दिया तो वेतन तो उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा, लेकिन जब ऑडिट होगा तो ये वित्तीय अनियमितता में आएगा और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए आप पर कार्रवाई की जा सकती है, आपको निलंबित भी किया जा सकता है, सस्पेंड जिसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो सरकार ने जितना बताया है वहाँ वैसे ही खर्च होना चाहिए, आपको अपनी अकल बिल्कुल नहीं लगानी है। तो ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेगा कि वेतन और स्थापना का जो व्यय है वो कहाँ से नहीं दिया जा सकता, तो आप भैया ध्यान रखेंगे ये 40% से, केंद्रीय वित्त आयोग के 40% से नहीं दिया जा सकता, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि 60% जो है टाइड ग्रांट है। अच्छा देखो, अनटाइड का मतलब क्या है? यहाँ पे अनटाइड का मतलब है इनको आप 29 में से 29 विषयों पर जहां मानो वहां खर्च कर दो। अनटाइड का मतलब है ये बंधा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो 60% है ये टाइड है। टाइड है मतलब बंधा हुआ है, तो इनको आप निश्चित जगह ही खर्च कर सकते हो। जैसे कहाँ? ये पेयजल और सैनिटेशन यानी स्वच्छता, सुरक्षा और पेयजल, इन्हीं पर ही खर्च होगा ये 60%। इसमें भी 30% जो है स्पेशल पेयजल पे खर्च होगा, ये भी आप देख लो। 60% किस पे खर्च होगा? पेयजल स्वच्छता पे, और
उस 60 में से भी 30% पेयजल और वर्षा जल का संचयन और वाटर रिसाइकलिंग, और 30% होगा ODF प्लस के स्टेटस को और सैनिटेशन के लिए। यानी अब आप ये बात अच्छी समझ लो कि टोटल जो है आपको मिला है यहाँ पे, यहाँ समझाता हूँ। टोटल आपको ये 100 रुपया है, ठीक है। 100 में से ये हो गया 40, ये हो गया 60। इस 40 को पंचायती राज के 29 विषयों में से कहीं भी आप खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 60% पैसा कहाँ खर्च होगा? ये होगा पेयजल और सैनिटेशन यानी स्वच्छता पे, ठीक है। अब इस 60% का भी 30% पेयजल पे खर्च होगा यहाँ पर, और ये 30% स्वच्छता पे खर्च होगा। ध्यान रखना, ये इसी तरीके से ही आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इसे अच्छे से कर पाओगे, वरना ये पेपर में आपको दिक्कत दे देगा, ठीक है। तो वही सब लिखा हुआ है। 30% कहाँ खर्च होगा इसका? पेयजल, वर्षा जल के संचयन और वाटर रिसाइकलिंग पर। और 30% कहाँ खर्च होगा? ODF स्टेटस पे। ODF स्टेटस मतलब खुले में शौच ना हो रहा हो आपके गाँव में, तो उसके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ODF मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर पूरा वीडियो बनाया, आपने नहीं देखा है जाकर के देखिए। ODF क्या है? खुले में शौच से मुक्त हमारा देश हो चुका है। अब ODF प्लस के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये फिक्स है ये, क्योंकि ये क्या है? ये टाइड है भैया, टाइड है, यहीं खर्च हो सकता है। अब आप ये सोचो कि ये जो 30% पैसा जो हमें पानी पे खर्च करना है, इसे हम जो है, इससे हम अपना पंचायत भवन में AC लगवा लें, अपने पंचायत घर में AC ठुकवा लिया, तो ठुकवा तो लोगे, लेकिन जब बाद में जांच होगी तो AC धरी रह जाएगी, तुम्हारा हो जाएगा वहाँ से तिया पाचा पूरा, समझे, सस्पेंड हो जाओगे, हो सकता है पंचायत भी छीन ली जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष में आवंटित ग्रांट को पब्लिक डोमेन पर ऑनलाइन ऑडिट प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। यानी जितना भी पैसा पंचायत को पूर्ववर्ती वर्ष में मिला है, उसको जो है ऑनलाइन ऑडिट में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ये मतलब सीधी सी बात है, सरकार का पैसा जो है वो जनता का है, तो जनता को पता हो कि उनका पैसा कहाँ खर्च किया गया है, जिसके आधार पर ही आगामी वित्तीय वर्षों में ग्रांट संबंधित निकाय को दिया जाएगा। यानी आपने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, ये आपको ऑनलाइन शो करना पड़ेगा। इसके लिए एक पोर्टल बना हुआ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ग्राम स्वराज करके पोर्टल है। इस पोर्टल पर पूरी जानकारी आ जाती है। अब और समझते हैं इसको। अब हमने देख लिया 15वें वित्त में जो केंद्रीय वित्त होता है, उसमें पैसा 60 और 40 में बटा हुआ है, ठीक है। और समझते हैं जनपदवार विभाजन 90% कुल जनसंख्या तथा 10% क्षेत्रफल के आधार पर वितरण जो है किया जाता है, ठीक है। ये सब अच्छा, इसको देखो, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के मध्य 15-15-70 का अनुपात है। मैंने अब आपको बताया, जितना भी पैसा पंचायत में आता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिलता है? ग्राम पंचायत को मिलता है 70, 15 क्षेत्र पंचायत को, 15 जिला पंचायत को। ये इसी अनुपात में ही बांटा जाएगा, ध्यान रखना। ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों का बंटवारा कुल जनसंख्या का 90% एवं अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या का 10% भार किए जाने की व्यवस्था है। इसका मतलब क्या है? देखो, जिन गाँव में SC ST आबादी अच्छी खासी है, तो उन गाँव को जो है सरकार कुछ स्पेशल अलग से एड देती है, उनको थोड़ा सा अलग से कुछ सुविधाएं प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि जो SC एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा अलग होती हैं। ये बात आप समझो, जो SC एरियाज़ हैं वहाँ पे नॉर्मल गांव के मुकाबले में चीज़ें अलग होती हैं। वहाँ पर जो है गरीबी के लिए अलग थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या मान लीजिए वहाँ पर सैनिटेशन के लिए, पानी के लिए आपको थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए सरकार अलग से भी ग्रांट आपको देती है। कहने का अर्थ है कि जो इलाके पिछड़े हैं उन पर सरकार ज़्यादा ध्यान देती है। अब अभी जो हमने देखा 60 और 40 वाला, तो उसकी स्थिति एक बार देख लेते हैं, उसको हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च कर सकते हैं। तो ये जो आप टाइड फंड देख रहे हो ना, ये टाइड फंड का मतलब है ये किसी निश्चित जगह पर ही खर्च किया जाएगा, ठीक है। ये किसी निश्चित जगह पर ही खर्च किया जाएगा, इसको आप कहीं और खर्च नहीं कर सकते, ठीक। तो टाइड का मतलब है बंधा हुआ, ये यहीं आप खर्च करोगे, इस मद का पैसा यहाँ नहीं खर्च कर सकते, ये समझ लो। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं टाइड है, ये बंधा हुआ है। और कहाँ खर्च करेगी? तो सरकार ने हमें बता दिया है, साहब यहीं खर्च करोगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी अकल बिल्कुल नहीं लगानी है, ठीक।
अब ये 60% पैसा कहाँ खर्च होगा, तो ये सबसे पहले ODF की स्थिति को बनाए रखने के लिए, यानी ODF प्लस। ODF मतलब खुले में शौच नहीं होना चाहिए आपके गांव में। उसके लिए जो भी आपको करना है आप करिए। क्या क्या कर सकते हैं, वॉल पेंटिंग करवा सकते हैं, जन जागरूकता अभियान करवा सकते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए कोई नाटक, नुक्कड़ नाटक इस तरीके से करवा सकते हैं। पैसा तो खर्च होगा उसमें, तो वो सब कर सकते हैं। पेयजल, वर्षा जल का संचयन और जल पुनर्चक्रण की आपूर्ति के लिए जो भी काम हमें पंचायत में करवाना है वो इसी पैसे से ही करवाया जाएगा। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे कहते हैं, पानी के वाटर, जो हमारा वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, तो उसके लिए हम जो है ये प्रयास कर सकते हैं। जो भी पैसा खर्च होगा यहीं से होगा। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं रख रखाव, ये ध्यान रखना। अब आप इसमें ये कहोगे कि इसमें सामुदायिक शौचालय क्यों आ रहा है? भाई सरकार शौचालय तो व्यक्तिगत भी देती है, क्या उसका नाम यहाँ शामिल नहीं होगा? नहीं होगा भाई, ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्यक्तिगत शौचालय के लिए सरकार ने आपको एक बार 12,000 रुपया दे दिया प्रोत्साहन राशि के रूप में। अब उसका रख रखाव करना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं है। फिर आप ऐसा कोई शिकायत नहीं कर सकते है ना IGRS पे या मुख्यमंत्री पोर्टल पे कि साहब हमारा तो जो है शौचालय ख़राब हो गया, हमें और पैसा दो, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो सामुदायिक शौचालय है ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और एक व्यक्ति का नहीं है तो इसमें जो है लगातार इसका जो है देख रेख करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए सरकार पैसा देती है, इसे कहा जाता है रेट्रोफिटिंग, ध्यान रखना। ठीक, जो हमारे सामुदायिक शौचालय होते हैं। अच्छा, मैंने आपको, मुझे याद है जब मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आपको पढ़ा रहा था तो मैंने ये भी बताया था सामुदायिक शौचालय क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है, ये सब आपने देखो, ये जितने भी वीडियो मैं यहाँ दे रहा हूँ ना, ये सब मेरे फील्ड की नॉलेज है, जो मैंने अपनी नौकरी के दौरान चीज़ें देखी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये किताबी ज्ञान नहीं है, मतलब ऑब्वियस बात है किताबी ज्ञान तो है ही, लेकिन उतना भी किताबी ज्ञान नहीं है कि मैंने जो है सारी चीज़ें किताब से देख के बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है। ये मैं जो फील्ड में चीज़ें देखता हूँ, नोटिस करता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो 100% सही है, क्योंकि वो मेरे सामने होती हैं डेली चीज़ें। सही है, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ डेली के डेली, इसीलिए आप अच्छे से इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हो। तीसरा है दूषित जल प्रबंधन, जिसे हम कहते हैं SLWM, आपको याद होगा। SLWM मतलब सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर चूँकि दूषित जल की बात हो रही है तो ये होगा LWM, यानी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जो हमारे घरों का गंदा पानी है, जो हमारे गटर का गंदा पानी है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए भाई जो है जो भी सिस्टम हमें खड़े करने हैं वो हम करेंगे। इसके लिए सीवर प्रणाली का विकास करने के लिए पैसा चाहिए होगा, वो आप यहाँ से खर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा सीवेज और सेप्टेज मैनेजमेंट, जो गटर का पानी है उसके लिए मैनेजमेंट की व्यवस्था, ट्रीटमेंट की व्यवस्था, उसके लिए जो भी प्लांट लगाना है आप लगाइए गाँव में, कोई दिक्कत नहीं। पैसा कहाँ से आएगा? टाइड फंड से आएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसके अलावा ये है ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सामुदायिक कंपोस्ट पिट का निर्माण एवं रख रखाव। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सरकार क्या बना रही है? RRC सेंटर बना रही है ना। तो RRC सेंटर बन रहे हैं, उसके आसपास ही क्या होते हैं? उसके आसपास ही खाद के जो है वर्मी कंपोस्ट, नाडेप विधि से, है ना, ये सब जो है खाद बनाने की विधियां हैं, तो उनको बनाने के लिए पैसा आप यहाँ से लगा सकते हो। पाइप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एवं उसका रख रखाव कराने के लिए भी पैसा यहाँ से दिया जा सकता है। और वर्षा जल का संचयन, ट्रीट वाटर का रिसाइकल और रीयूज़, यानी पानी को रिसाइकल करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ से आप कर सकते हो। और फिर है तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यय एवं, हाँ यही है, तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यय, जो कि पूरी ग्रांट का 10% तक होते हैं, है ना। प्रशासनिक व्यय भी होते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जब आप पंचायत में काम करते हो, तो प्रशासनिक मद का मतलब है कि आपको अगर पंचायत भवन में स्टेशनरी चाहिए, है ना, या कंप्यूटर में कोई काम करवाना है, या फाइल्स वगैरह लेनी है, रजिस्टर वगैरह लेने हैं, तो प्रशासनिक मद से दिए जा सकते हैं। तो वो पैसा जो है आप यहाँ से खर्च कर सकते हो, वो फिक्स है, वो 10% ही होगा टोटल ग्रांट का, टोटल जो टाइड ग्रांट है उसका 10%। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है अनटाइड फंड। तो जैसा कि मैंने बताया, अनटाइड फंड का मतलब है ये टाइड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। और ये जो 40% पैसा है जो सरकार हमें देती है, इसको आप पंचायती राज के अधीन जितने भी 29 विषय आते हैं, ग्राम पंचायत के जो 29 विषय हैं जिन पर पंचायत काम करती है, उनमें से किसी पर भी आप खर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ देख लो। स्वास्थ्य पे खर्च कर लो, शिक्षा और पोषण के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियां कर लो, बच्चों का टीकाकरण करवा दो, कुपोषण की रोकथाम के लिए कोई काम कर लो, या ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करवा लो,
है ना। ग्राम पंचायत जो भवन बनते हैं वो आपका अनटाइड फंड से बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में आ सकते हैं कि ग्राम पंचायत भवन का निर्माण किस प्रकार के फंड से किया जाता है। पहला ऑप्शन होगा केंद्रीय वित्त के टाइड फंड से, दूसरा केंद्रीय वित्त के अनटाइड फंड से, तीसरा राज्य वित्त के टाइड फंड से, या चौथा राज्य वित्त के अनटाइड फंड से, है ना। तो इस तरीके से सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। इसके अलावा ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम पंचायत सड़कों, पैदल पथों का निर्माण एवं मरम्मत एवं रखरखाव आप करवा सकते हो। एलईडी स्ट्रीट लाइट अपने गांव में लगवाओ, सोलर लाइट लगवा लो, इनका मरम्मत और रखरखाव भी आप करवा सकते हो। इसके अलावा भूमियों का अधिग्रहण, गांव की जो भूमि है उनका अधिग्रहण आप कर सकते हो। अंत्येष्टि स्थल तथा शमशान घाटों का निर्माण करवा सकते हो, उनकी मरम्मत रखरखाव बाउंड्री वगैरह आप करवा सकते हो। इसके अलावा ग्राम पंचायत के भीतर आप मतलब ग्राम जो गांव है हमारा, उसके भीतर आप हाई स्पीड वाईफाई भी लगवा सकते हो गांव के लोगों के लिए। गांव में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलवा दो, बच्चों का पार्क बनवा दो, खेल का मैदान बनवा दो, ओपन जिम टाइप, है ना। ग्रामीण हाट, मनोरंजन तथा शारीरिक फिटनेस के उपकरण आप गांव में लगवा सकते हो। ये सब अनटाइड फंड में आएगा। तथा राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य अन्य कोई बुनियादी उन्नत सुविधाएं या वैद्युत अंतर्गत आवर्ती व्यय, ठीक, तो ये सब आप कर सकते हो। प्राकृतिक आपदा या महामारी की स्थिति में तत्काल राहत कार्य आप जो है इसी फंड से करवा सकते हो। लोगों को अगर कुछ आर्थिक सहायता देनी है तो आप दे सकते हो। तो ये सारे के सारे काम जो है आप अनटाइड फंड से करवा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई। अब इसमें ये देखिए, अनुदान के अंतर्गत निम्नलिखित मदों पर व्यय करने की अनुमति नहीं है। यानी ये जो ऊपर हमने पढ़ा, इन पे आप खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सरकार ने मना कर दिया है कि यहां पैसा खर्चा नहीं करोगे। जैसे अन्य योजनाओं के अंतर्गत पूर्व निर्धारित वित्त पोषित मदों पर व्यय, जो पहले से ही सरकार जिन पर रुपया खर्च कर रही है उन पर आपको रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अभिनंदन, किसी का स्वागत सम्मान, सांस्कृतिक समारोह, सजावट, उद्घाटन, निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय, ये आपको इनसे नहीं देना है, ठीक है, ध्यान रखना। टीए, डीए, मौजूदा कर्मचारियों, स्थायी कर्मचारियों के वेतन, इनसे नहीं देने हैं। इस घटक के अंतर्गत अनुबंध, डॉल्स, पुरस्कार, मनोरंजन, वाहन तथा एयर कंडीशन का आप क्रय नहीं कर सकते। यानी ये जो पैसा आपको मिलेगा इनसे आप ये सोचो कार खरीद डालो, एसी खरीद डालो, ये सब आप नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये कुछ डेटा है धनराशि का, ये आपके काम का नहीं है, इनको आप छोड़ दो। ये देखो, राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु भारत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि PFMS यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने बोला था। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, पेपर में आ सकती है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम व कोषागार के माध्यम से सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किया जाता है। यानी जब आप, जैसे मैं आपको एक चलिए पॉइंट बताता हूँ, जब आप बन जाओगे ना ग्राम पंचायत अधिकारी, तो आपको मिलेगा एक पंचायत का अकाउंट। जैसे ही आप पंचायत का चार्ज लोगे तो आप बैंक में जाइएगा। बैंक में जो अकाउंट होगा वो जॉइंट होता है, जिसमें एक तरफ जो प्रधान जी होते हैं उनके साइन होते हैं और एक तरफ ग्राम पंचायत अधिकारी के साइन होते हैं। ये जॉइंट अकाउंट होता है, ठीक। इसके लिए DSC बनती है, जिसे हम कहते हैं डोंगल, है ना। तो DSC जब आप लगाओगे तभी पेमेंट क्लियर होगा, वरना पेमेंट क्लियर नहीं होगा। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्य योजना, क्रियान्वयन, भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ई ग्राम स्वराज पर किया जाना प्राविधानित है। यानी जो भी पेमेंट का काम होता है ई ग्राम स्वराज पर ही होता है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि ई ग्राम स्वराज जो है बहुत स्लो है, इसीलिए पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 2-2, 3-3 घंटे तक लग जाते हैं 1-1, 2-2 लाख का पेमेंट करने में। अभी जैसे कहें ऑनलाइन क्या है कि फट से ज़्यादा 1 लाख का हमने डाला, फट से पिन डाला, 1 सेकंड में पेमेंट क्लियर। बट ये वाला ऐसे नहीं होता, इसमें बहुत टाइम लगता है।
एक एक दो दो तीन तीन घंटे तक लगे रहते हैं और अंत में लास्ट पॉइंट पर जाकर के पेमेंट कैंसिल भी हो जाता है, तो बहुत दिमाग खराब रहता है। तो बहुत स्लो है ये, सरकार को इस पर काम करना चाहिए, सरकार कर भी रही है। भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों को ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है। यानी पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा ऑडिट के लिए, फिर डेट मिलेगी, फिर आगे होगा। ऑडिट विभाग द्वारा ऑनलाइन ऑडिट हेतु प्रेषित इंटीमेशन लेटर के सापेक्ष ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हुए ऑडिट किया जाता है। ये हुआ हमारा केंद्रीय वित्त आयोग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से टाइड फंड होते हैं, किस तरीके से अनटाइड फंड होते हैं, कहाँ कैसा रुपया खर्च किया जाना है, कौन सा रुपया कहाँ खर्च नहीं कर सकते, वो सब हमने देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। और भाई एक बार फिर से 10,000 देखो सब्सक्राइबर पूरे करवा दो यार इसके, बस मुझे लगता है 40-50 ही और रह गए हैं जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जल्दी से इसके पूरे करवाओ यार, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे मुझे भी। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट करिए, मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, उसका समाधान करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो अच्छे से धमाकेदार तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, और मेहनत करो, तैयारी करो यार, बस समझो अब आप नौकरी पाने वाले हो, सरकारी अधिकारी बनने वाले हो। बस आ जाओ एक बार डिपार्टमेंट में, मौज ही मौज है। और कहीं मेरे एरिया में आ गए तब तो मैं ही मौज करा दूंगा, टेंशन मत लेना यार। भाई सब लोग भाई हैं हम लोग यार, दोनों भाई दोनों तबाही, टेंशन मत लो। ठीक है, बस बढ़िया मेहनत करो और बस नौकरी पा जाओ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, यूपीएससी की बीपीओ परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है। तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको वीपीओ के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे की सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी। और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं मात्र 400 रुपये में। इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे। ठीक है, और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।